बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग्स, टॉक्सिन इंड्यूस लिवर इंजरी या कुछ हम जो थेरेप्यूटिकली मतलब आपने ही किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं या हम इस तरह कोई और केमिकल मज़े के लिए ले रहे होते हैं, जिस तरह स्टिंग वगैरह हो गया, उसकी वजह से भी हमारे लिवर पर इफ़ेक्ट हो सकता है और वो हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं, सही है? इसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लिवर्स जो है ना वो ड्रग्स की क्या करता है, मेटाबॉलाइज़िंग भी करता है और डिटॉक्सिफ़िकेशन भी करता है, सही है? अब इन दोनों की रिज़ल्ट में प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स तो या तो हार्मलेस होंगे या हार्मफुल होंगे लिवर के लिए, सही है। अब हमारे लिवर को डैमेज होगा तो वो ड्रग्स हमने क्या किसके लिए लिए होंगे? थेरेपी के लिए लिया होगा, सही है। या वो कोई एनवायरनमेंटल केमिकल हो, कुछ चीज़ हो हमारे मुँह वगैरह के अंदर चला जाएगा एनवायरनमेंट की वजह से, सही है। इसी तरह हमारे लिवर को जो डैमेज होती है या तो डायरेक्टली वो चीज़ कर लेते हैं, यानी कि जो केमिकल हम ले लेते हैं वो डायरेक्टली हमारे लिवर को इंजरी करते हैं बगैर किसी और चीज़ को कन्वर्ट हुए, या कुछ ज़ीनोबायोटिक होते हैं, यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट से आ जाते हैं, फिर हमारे लिवर क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एक और प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक्टिव टॉक्सिन होते हैं, वो फिर हमारे लिवर को डैमेज करता है। या क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम की कुछ सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? हेप्टॉन्स के साथ बन जाते हैं और बन जाते हैं इम्यूनिजन। इम्यूनिजन क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब ये हेप्टॉन्स क्या चीज़ है? कोई ड्रग्स या कोई और प्रोडक्ट्स जो हम ले लेते हैं और वो हमारे बदन के अंदर आकर कोई सेलुलर प्रोटीन्स के साथ एक प्रोटीन्स के साथ मिल जाते हैं और वो प्रोटीन्स फिर टॉक्सिक बन जाती है, इम्यूनिजन बन जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। और हमारा इम्यून सिस्टम फिर क्या कर सकता है? वो आकर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का कर सकता है। अब इसका डायग्नोसिस हमें किस तरह पता चलेगा? अगर उस टॉक्सिन के एक्सपोज़र की वजह से ये ज़्यादा हुआ या उस टॉक्सिन के रिमूवल की वजह से ये कम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये है कि जो हेपेटाइटिस था ये किस चीज़ की वजह से था? ये ड्रग्स या टॉक्सिन की वजह से था। अब ड्रग्स की जो रिएक्शंस है, हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है एक्चुअली उसकी बात कर रहे हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक को प्रेडिक्टेबल कहते हैं ये, या उसको इंट्रिंसिक भी कहते हैं। दूसरे को इडियोसिंक्रेटिक कहते हैं या इसको अनप्रेडिक्टेबल भी कहते हैं। प्रेडिक्टेबल की माने ही यही है, सही है, कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल में एक जैसे होते हैं, सही है। जिस तरह एंटी एमिटिक ड्रग है वो सब में नौसिया की चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो स्पेसिफिसिटी काज़ करते हैं, मतलब एक बंदे में वो कोई साइड इफ़ेक्ट काज़ करेगा, दूसरे में नहीं काज़ करेगा। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो स्पेसिफाई नहीं होता, या एक बंदे में ये एक साइड इफ़ेक्ट काज़ करेगा, दूसरे बंदे में दूसरा साइड इफ़ेक्ट काज़ करेगा। तो अब यहाँ पर जो वो है ना, वो कि किस वजह क्या है? तो क्या कहते हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल मैकेनिज़्म होता है वो डिपेंड करते हैं इडियोसिंक्रेसीज़ पर, होस्ट की, यानी कि मूड पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स हाई होता है, कुछ का कम होता है। दूसरा जो फैक्टर वो है मेटाबॉलिक रेट है। कुछ लोग क्या करते हैं एक चीज़ को जल्दी मेटाबॉलाइज़ करते हैं, कुछ लोग स्लो मेटाबॉलाइज़ करते हैं, कुछ लोग जो है इर्रेगुलरली मेटाबॉलाइज़ करते हैं, मतलब किसी टाइम ज़्यादा किसी टाइम कम। तीसरा इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ा एक्टिव हो जाते हैं, वो डायरेक्टली ट्रिगर होकर उस एंटीजन के खिलाफ आकर सारा का सारी चीज़ों को तबाह कर दें। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बड़ा कूल होता है, कुछ लोग का बिल्कुल स्लो होता है। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, सही है। अभी आगे एग्ज़ाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। अब ये जो अनप्रेडिक्टेबल है, ये दोनों जो है ना ये इमीडिएटली भी हो सकता है या कुछ देर टाइम के बाद भी हो सकते हैं, वीक्स भी ले सकते हैं, महीने भी ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल है प्रेडिक्टेबल की एसिटामिनोफेन, जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसे है हमारा जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम का सिस्टम है, ये क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं एक पॉइज़नस प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट क्या करते हैं ये जाकर लिवर को डैमेज कर देते हैं, और लिवर फेल्योर का सबसे कॉमन काज़ है वहाँ पर कहाँ पर? यूएस में, सही है। और इसके लिए क्या नीड? लिवर ट्रांसप्लांट, सही है। दूसरा जो है ये किस तरह इंजरी कज़ करते हैं? सबसे पहले ये आकर जो सेंट्रल लोबार रीजन होता है उसमें हेपेटोसाइट को डैमेज करते हैं और उसके बाद ये सारा का सारा लोब्यूल ही डैमेज कर देता है। दूसरी अनप्रेडिक्टेबल की 2 एग्ज़ाम्पल है, एक है क्लोरप्रामाज़िन, सही है। ये क्या करते हैं? कोलेस्टेसिस करते हैं। ये अगर हमारे बाइल डक्ट के अंदर इस तरह गाढ़ापन इख्तियार कर देते हैं कि हमारा जो बाइल होता है उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, जिसको हम कोलेस्टेसिस कहते हैं। ये कौन से इंडिविजुअल में होता है? जिनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो होता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, सही है। क्लोरफार्मेज़िन के लिए। दूसरा जो है वो है हेलोथेन। ये हेलोथेन क्या कस करते हैं? ये इम्यून मीडिएट हेपेटाइटिस कस करते हैं। ये आकर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एज इन इम्यूनिजन ये एक्ट करते हैं, सही है? और हमारा इम्यून सिस्टम फिर जाकर हमारे लिवर को डैमेज कर देता है। तो ये दूसरा हो गया। अब आ जाता है अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, सही है।
इस कोई अल्कोहलिक वो होता है जो अल्कोहल की वजह से हमारे फैटी लिवर डिजीज़ हो जाते हैं, नॉन अल्कोहलिक जो किसी और काज़ की वजह से हो जाते हैं, इसलिए ये बाद में आ जाता है। पहले क्या कहते हैं कि जो अल्कोहल होता है ये हमारे लिवर में क्या करते हैं, फैटी लिवर डिजीज़ काज़ करते हैं। अब फैटी लिवर डिजीज़ का सिंपली मतलब ये है कि फैटी एसिड या हम फैट्स जो होते हैं हमारे लिवर में डिपॉज़िट हो जाते हैं, हमारे हेपेटोसाइट्स में डिपॉज़िट हो जाती है, सही है? तो इनके 3 स्टेप है। सबसे पहले है स्टेटोसिस जहाँ पर फैटी चेंजेज़ आते हैं, सही है? दूसरे नंबर जो है वो कौन-सा है, स्टीटोहेपेटाइटिस, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी काज़ हो जाता है या इसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर कौन-सा स्टेप है, वो है सिरोसिस या फिब्रोसिस यानी कि स्कारिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, सही है? अब आगे क्या कहते हैं कि जो अल्कोहलिक होते हैं या नॉन अल्कोहलिक फैटी चेंजेज़ होते हैं या फैटी लिवर डिजीज़ होती है, इनके दरमियान जो होते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं जब हेपेटिक चेंजेज़ आते हैं यानी कि लिवर में ये बीमारी प्रोग्रेस करते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होता जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं कि 3 चेंजेज़ आती है फैटी लिवर डिजीज़ में, अगेन वही स्टेप है। स्टेटोसिस होता है जिसमें फैटी चेंजेज़ आते हैं, हेपेटाइटिस होता है जिसमें अल्कोहलिक या स्टीटोहेपेटाइटिस हम कह सकते हैं या इन्फ्लेमेशन काज़ हो जाते हैं और आखिर में सिरोसिस और फाइब्रोसिस यानी कि स्कारिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर क्या है, हेपेटोसेलुलर स्टेटोसिस। इसमें क्या होता है, फैट्स की डिपोज़िशन होती है। सबसे पहले इनिशियली कहाँ पर होता है, ये सेंट्री लोबर हेपेटोसाइट्स में हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि लिपिड्स का एक ड्रॉपलेट या तो ये स्मॉल होगा जिसको हम माइक्रोवेसिकुलर कहेंगे या ये लार्ज होगा जिसको हम मैक्रोवेसिकुलर कहेंगे। ये हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर डिपॉज़िट हो जाएगा। फिर वहाँ पर ये क्या करेगा, वहाँ जो न्यूक्लियस होगा सेल का वो ये डिस्प्लेस करेगा यानी कि सेंट्रल रीजन से ये पेरिफेरी में पुश करेगा, सही है? अगर ये और प्रोग्रेस करते हैं और फैट्स की डिपोज़िशन हो जाती है तो ये क्या करता है, स्प्रेड करते हैं। किस तरह स्प्रेड करते हैं, ये और हेपेटोसाइट्स को डैमेज करते हैं जो मिडल लोब में होता है और पेरिफेरल रीजन में फिर आखिर में ये पहुँच जाता है। सही है, सेंट्रल लोबर रीजन से ये स्टार्ट ले लेता है, फिर मिडल लोब में आ जाता है, फिर आखिर में पेरिफेरल रीजन में चला जाता है। अब फैटी लिवर का हमें पता कैसे चलेगा, मैक्रोस्कोपिकली, सही है? जो फैटी लिवर होता है ये 4 टू 6 केजी होते हैं। नॉर्मल वेट क्या था, वो 1 टू 1.5 था या 1.2 टू 1.5 था। दूसरा ये नॉर्मल से ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तीसरा इसका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन की बजाय येलो हो जाता है। चौथा ये ग्रीसी बन जाते हैं, सही है? जो उसी तरह होता है, बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं, सही है? इसके बाद स्टीटोहेपेटाइटिस आ जाती है यानी कि ये जो है फैटी चेंजेस होते हैं ये हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन काज़ कर देते हैं। ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं अल्कोहलिक डिजीज़ में, लेकिन नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ में भी ये हमें नज़र आती है लेकिन लेस प्रोमिनेंट कंपैरेटिवली टू द अल्कोहलिक। अब स्टीटोहेपेटोसाइट्स के अंदर क्या कहते हैं कि जो स्टीटोसिस से आई हुई क्या है, हेपेटोसाइट्स है, सही है? वो सिंगल हो या ग्रुप ऑफ सेल्स हो, वो क्या कर जाते हैं, स्वेल्स कर जाते हैं। जब ये स्वेल कर जाते हैं और इसके साथ-साथ इसमें नेक्रोसिस भी हो जाती है और ये प्रोमिनेंट होते हैं सेंटिलोबर रीजन में, सही है? इसको हम क्या क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स बलूनिंग कहते हैं, सही है? यहाँ पर इनकी डायग्राम्स भी है। यहाँ पर ये हेपेटोसाइट्स बलूनिंग वाले हेपेटोसाइट्स है जो कि नॉर्मल साइज़ से इनका साइज़ ज़्यादा हुआ होता है। इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर है ये क्या है, ये वो फैटी डिपोज़िशन है, सही है? फिर इसके बाद आ जाती है मेलोरी डेंग बॉडीज़। ये क्या होता है कि जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उसके बहुत सारे स्ट्रैंड्स जो बने होते हैं यूबिक्विनाइलाइटेड केराटिन से 8 इन 18 टाइप के, वो डिपॉज़िट हो जाते हैं हमारे हेपेटोसाइट्स में और इसी वजह से क्या होता है कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो एसिनोफिलिक नज़र आती है, सही है? साइटोप्लाज़्म के अंदर। और ये कौन से हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो डिजेनरेटिंग हेपेटोसाइट्स होते हैं, सही है? ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर इस डायग्राम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइटोप्लाज़्म सारा का सारा क्या है, पिंक है। यहाँ पर ये मुलरी बॉडी है, ये आप लोगों को नज़र आएगी, सही है? इसके अलावा तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है कि न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। वहाँ पर हमने बताया था जो वायरल हेपेटाइटिस थी कि लिम्फोसाइटिक्स या हम कह सकते हैं कि मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रिडोमिनेट करता है, न्यूट्रोफिल्स की, सही है? जो मोनोन्यूक्लियर नहीं है, पॉलीन्यूक्लियर है, सही है? ये पहले लोब्यूल्स में भी स्प्रेड, उसके बाद ये सेंट्रल लोबल रीजन में पहले होता है लेकिन फिर ये लोब्यूल्स में भी स्प्रेड हो जाती है, सही है? ये अकुमुलेट हो जाते हैं हेपेटोसाइट्स में। कौन से हेपेटोसाइट में, जो डिजेनरेटिंग हेपेटोसाइट्स। और डिजेनरेटिंग में कौन से, जिनके अंदर मुलरी रिंग बॉडीज हो, सही है? यहाँ पर हमें लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस भी मिलती हैं यानी कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी मिलती है, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स भी मिलती है, लेकिन प्रेडोमिनेंट कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और ये कहाँ पर मिलती है, पोर्टल ट्रैक में, इन पैरेन्काइमा में, सही है? फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है स्टीटोपिवरोसिस यानी कि स्कारिंग का प्रोसेस जो होता है उसकी तरफ ये प्रोग्रेस कर देता है।
जितने भी टाइप्स के फैटी लिवर्स होते हैं उनमें एक खास स्पेसिफिक पैटर्न की फिब्रोसिस होती है या स्कारिंग हम कह सकते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पर अपीयर हो जाती है, ये अपीयर हो जाती है सेंट्रल लोबाल रीजन में। वहाँ पर जब ये अपीयर हो जाते हैं तो ये वेन ईयर के इर्द-गिर्द स्क्लेरोसिस करते हैं यानी हार्डनिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेन स्क्लेरोसिस। सही है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या हो जाते हैं, जो पेरिसाइनोइडल साइनोसाइडल स्कारिंग होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, ये स्पेस अब डीसी में होते हैं, वहाँ पर भी हार्डनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये स्प्रेड करता है आउटवर्ड। सही है। ये सारे के सारे हेपेटोसाइट्स को एनसर्कल कर देते हैं एक नेट के फॉर्म में इस तरह। इसको हम क्या कहते हैं, चिकन वायर फेंस पैटर्न। सही है। इसके बाद क्या हो जाता है कि जो फिब्रोसिस के टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पोर्टल ट्रैक्ट को। अब लेट्स सपोज ये यहाँ पर एक पोर्टल ट्रैक है, एक पोर्टल ट्रैक यहाँ पर है, तो इनके दरमियान फिब्रोसिस होकर इनका कनेक्शन कर देते हैं। इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल पोर्टल फिब्रोसिस सेप्टा। सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि नोड्यूल्स अपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं, जो सेरोटिक अपीयरेंस देते हैं, यानी कि इस तरह हुआ होता है कि वहाँ पर सिरोसिस हो। सही है। जब स्कारिंग और नोड्यूल्स एक जगह जमा हो जाते हैं उसको हम सिरोसिस सिंपली कहते हैं। तो फिर ये नोड्यूल्स जो थे परसिस्ट करते हैं, यानी कि ये और भी ज़्यादा होते जाते हैं और इसको फिर आखिर में हम क्या कहते हैं, माइक्रोनेड्यूलिनिक सिरोसिस। सही है। अब इसके आगे क्या कहते हैं कि अर्ली फैटी लिवर डिजीज़ जब स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर लिवर का जो कलर होता है वो येलो हो जाते हैं, साइज़ में इनलार्ज हो जाता है और फैटी चेंजेस आ जाती है। सही है। लेकिन फिर ये प्रोसेस जो होता है ये प्रोग्रेस करता है और भी बैड होता जाता है। तो लिवर का कलर ब्राउन हो जाता है, श्रिंक हो जाती है यानी साइज़ में इसकी डिक्रीज़ आ जाती है, फैटी चेंजेस नज़र नहीं आते, फिर नोड्यूल्स एंड वो आज हमें फिब्रोसिस नज़र आती है, तो सिरोटिक इन नोड्यूलर इन्होंने नाम दिया है। सही है। लेकिन ये जो लिवर होता है ये स्मॉल होता है किस चीज़ से, हेपेटिक लिवर हेपेटाइटिस सॉरी वायरल हेपेटाइटिस की लिवर से। सही है। जब ये और प्रोग्रेस करता है और एंड स्टेज पर पहुंच जाता है तो ये जला हुआ नज़र आता है, ये बर्न आउट आता है। इसमें किसी किस्म के फैटी चेंजेस नज़र नहीं आती और बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये लिवर है। सही है। नो टिपिकल फीचर्स। सही है। फिर इसके बाद इन्होंने एक नाम दिया है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। ये एक्चुअली इसका एटियोलॉजी मालूम नहीं है, लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है और ये सेम टू सेम इस एंड स्टेज लिवर की तरह बर्न आउट नज़र आता है। इसको हम क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस कहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी लिवर डिजीज़ को से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को। ये जनरलाइज़ था, अब अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है और इसके बाद फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है और इसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। सही है।